बहुत खास गेस्ट हैं हमारे साथ जो आप लोगों से आज रूबरू होंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। उन एग्जामिनेशंस में वो सेलेक्ट हुए हैं जिनके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। सर सेक्शनल कट ऑफ तो तीनों में ही निकाल लिए, लेकिन किसी ना किसी दो सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग बनाना ही पड़ेगा। एक बार अंडरलाइन किया था और एक बार हाईलाइट किया था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही छोड़ दी। आपको क्या, जैसे जब आप अंदर गए थे तो क्या सिनेरियो था, क्या देख के आप नर्वस हुए थे या फिर कॉन्फिडेंट थे, क्या लगा था वहाँ पे जाके? क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं तब एक एस्पिरेंट रहते हैं, तो पता नहीं होता है कि कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कौन सी बैंक होगी, कैसे लोग मिलेंगे। नमस्कार, आप सभी का एग्रीकल्चर वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम कुशल आनंद है और मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका मैम है। एक बहुत खास गेस्ट हैं हमारे साथ जो आप लोगों से आज रूबरू होंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। अब देखिए, हमारे साथ वो बैठे हैं, इसका मतलब ये निश्चित है वो बच्चा कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो चुका है और उन एग्जामिनेशंस में वो सेलेक्ट हुए हैं जिनके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हम भी उस मुकाम पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं। वैसे तो मुझे इनका नाम पता है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, थोड़ा आज उन्हें इंटरव्यू का फील देते हैं। तो आपका स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस मंच पे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जिसमें आपका नाम हो, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्योंकि एक अहम भूमिका निभाता है कि बच्चा ग्रेजुएट किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से है। आपने तैयारी कब शुरू की, किस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी जर्नी कैसी रही? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम आयुष्मान मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2023 में पास आउट किया, और उसी के बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की एएफओ के लिए। और एएफओ में सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक में हुआ, और जुलाई 2025 से पिछले 6 महीनों से मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर कार्यरत हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। क्योंकि आप अभी उस मुकाम पे हो जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे ड्रीम करते हैं कि हमें भी एफओ बनना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जैसे आपने कहा कि अभी सेकंड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कैसे तैयारी की थी या कुछ कमियां रह गई थी कि सेकंड अटेम्प्ट में आपने जिनको अपना कमियों को सुधारा और आप सेलेक्ट हुए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम जुलाई में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उसके तुरंत बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जुलाई 2023 में। अच्छा। उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। दिसंबर में प्रीलिम्स था और जनवरी में मेंस था, तो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार करनी थी आगे के 6 महीनों में ही। तो प्रीलिम्स की तैयारी, पहले प्रीलिम्स पूरा कवर किया जो सिलेबस था, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। उसके बाद फिर मेंस पे शिफ्ट किया, फिर दोनों चीज़ों को साथ में तैयार किया। जैसे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते थे और मेंस का अपना रिवीजन करते थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। देन फिर प्रीलिम्स मेरा अच्छे से तैयार हो चुका था पहले अटेम्प्ट में। तो सेकंड अटेम्प्ट में जो कमी रह गई थी वो मेरी मेंस में थी। मेंस अच्छे से तैयार नहीं हो पाया था, तो मेंस को अच्छे से फिर सेकंड अटेम्प्ट में तैयार किया और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते गए। रोज एक मॉक टेस्ट प्लस मेंस का अपना रिवीजन जो कुछ है, और मेंस के मॉक टेस्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो पहले अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू रुक गया था? यस सर। यही कारण था कि मैंने इनको बोला कि आज इंटरव्यू का फील देते हैं आपको। अच्छा, आप यूपी से हैं। यस तो सर। आपका माध्यम क्या है, इंग्लिश या हिंदी? दोनों ही है सर, क्योंकि मैंने जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है वो हिंदी माध्यम तक की, फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है, तो दोनों में ही अच्छे से कंफर्टेबल है। तो जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये परीक्षा मूलतः मतलब पहले आपको प्री निकालना है, प्रीलिम्स, फिर मेंस निकालना है, फिर जाके इंटरव्यू। तो प्री में इंग्लिश एक अहम भूमिका निभाता है, सेक्शनल कट ऑफ है और ये सारी चीजें। तो 12वीं तक आपने हिंदी माध्यम से किया। यस सर। और आमतौर से ये देखा भी जाता है मैम कि बच्चा एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, तो एक रिसर्च रिपोर्ट में देख रहा था कि ज्यादातर वो बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या मतलब, आपने तो कर लिया, मतलब ये मैनेजेबल है, हिंदी माध्यम का बच्चा निकाल सकता है, बट क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस सर, शुरू में जो है इंग्लिश में रीडिंग की हैबिट नहीं होती है बच्चों की उतनी, खास करके जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। फिर इंग्लिश में ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में अच्छे से पकड़ होती है, लेकिन जो रीडिंग हैबिट है, जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं प्रीलिम्स में, उनकी हैबिट नहीं होती है। तो सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो साथ में पहले ग्रामर अपना कंप्लीट कर लें, जिससे रीडिंग करने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अगर ग्रामर कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस या जो भी वहाँ पे पैराग्राफ दिए हैं समझ नहीं आते, तो रीडिंग हैबिट के लिए कोई भी नॉवेल पढ़ सकते हैं आप जिसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट आता हो। फिर द हिंदू पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोई स्टोरी है उसको अच्छे से आप लोग इंग्लिश में पढ़ें जो एस्पिरेंट्स हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर सकते हैं।
ओके मतलब तो इंटरेस्ट डेवलप करना हाँ, बहुत सबसे जरूरी important इंग्लिश में है। सर जो मेन चीज है वो रीडिंग हैबिट है। अगर रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो रही तो आरसी के जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं प्रीलिम्स में, वो भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स उसमें लिए जा सकते हैं। तो रीडिंग हैबिट ही सबसे जरूरी है इंग्लिश में, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो जैसे आपने प्री की तैयारी की थी, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल हिंदी माध्यम से है, जी। उसे प्री की तैयारी करनी है, तो उसे कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए? कितना टाइम प्री को देना चाहिए? दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए? कहाँ से उसको बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए? जिनका प्रीलिम्स मैम थोड़ा वीक है और हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो सबसे पहले उनको प्रीलिम्स पे अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो भी हाई जा रही है, दिन पे दिन वैकेंसीज कम होती जा रही है और जो कंपटीशन है वो भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर प्रीलिम्स की तैयारी करते चलें तो 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसी दौरान अगर प्रीलिम्स के तीनों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ग्रेजुएशन में हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते ही हैं तो मेंस भी लगभग तैयार हो जाता है। जो कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री डीप में पढ़ना है, फॉरेस्ट्री पढ़ना है, या जो नए सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्कीम्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, उनको ग्रेजुएशन के बाद में भी कवर किया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया बात है हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि अगर उनको तैयारी करनी है तो पहले से शुरू करनी पड़ेगी और नोटिफिकेशन का या अपना 4th ईयर पास करने का वेट नहीं करना है कि अभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, अब सोचते हैं कि क्या करना है। पहले से ही सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो क्या बताना चाहोगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, या आपने क्या पहले से सोच के रखा था कि मुझे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही बनना है? मेरी जर्नी मैम ऐसे स्टार्ट हुई, जैसे मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, क्रांतिवीर सिंह उसका नाम है, तो उसके एक बड़े भाई थे तो वो एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर अभी वर्क कर रहे हैं, शिवम तिवारी सर नाम है उनका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने गाइडेंस दी कि एक एग्ज़ाम होता है इसमें ऐसा ऐसा है और काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल भी है। तो मैंने और उसने दोनों ने साथ में ही फिर तैयारी स्टार्ट की और दोनों ने साथ में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया साथ में आफ्टर ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो 2 महीने बाद तैयारी जब अच्छे से नहीं वहाँ पर हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वर्कलोड भी रहता है, मास्टर्स का सब्जेक्ट है तो क्लासेस भी अच्छे से होती है, रिसर्च वर्क भी है, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया था 2 महीने बाद। फिर अपने घर पे ही अपने आप से प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर AFO के लिए। अभी क्रांतिवीर सिंह जी कहाँ हैं? क्रांतिवीर सिंह ने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? फिर AFO की प्रिपरेशन उन्होंने छोड़ दी थी साथ में। अच्छा। जैसे मैम थोड़ा सा प्री को समझते हैं। लेट सपोज कोई एवरेज बच्चा है, मतलब उसने ठीक ठाक 12वीं पास की है और एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, अब उसको तैयारी करनी है। तो 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है और मैथ्स है। यस सर। तो ऐसा मैंने कुछ बच्चों से सुना है कि वैसे तो आपको एक तो सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, ओवरऑल कट ऑफ निकालना है, बट 3 में से 2 को वो पक्का करने की कोशिश करते हैं। कि लेट सपोज जैसे अमूमन ये देखा गया है कि इंग्लिश बहुत ज्यादातर बच्चों का खराब होता है, ढीला होता है थोड़ा, और मैथ्स और रीजनिंग थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। वैसे IBPS की बात करें तो बहुत समानता तो नहीं है, बट अगेन अप्रोच और थॉट थोड़ा सा सिमिलर है रीजनिंग और मैथ्स का। तो क्या ये सही है या फिर ये कहीं कहीं बातें सी हैं कि 2 सब्जेक्ट को पक्का कर लो तो काम हो जाएगा? सर सेक्शनल कट ऑफ तो तीनों में ही निकालनी है, लेकिन किसी ना किसी 2 सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल कट ऑफ तो हम लोगों को क्लियर ही करनी है, सेक्शनल कट ऑफ से केवल काम नहीं चलता, क्योंकि अब तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी है, जैसे 51, 52 इस तरीके से कट ऑफ जा रही है। तो अपने सब्जेक्ट को और अपने पकड़ को अच्छे से मजबूत करें किन्हीं 2 सब्जेक्ट पे जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो। इंग्लिश में आ रहा है तो सबसे बेटर है, नहीं तो क्वांट और रीजनिंग काफी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। हाँ बिल्कुल, वेटेज पे, क्योंकि वेटेज ज्यादा है उनका, वेटेज है वो हाफ रहता है, और यस, क्वांट एंड रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा रहता है। और दोनों काफी सिमिलरिटीज भी हैं उनमें, क्योंकि जो क्वांट में जो लॉजिक लगता है लगभग सेम क्वांट और रीजनिंग एक ही तरीके से है। तो यहाँ से एक बात मैं कंक्लूड ये कर पा रहा हूँ कि अभी दूसरी बार ये बात आया ना, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। यस सर। मतलब आप बहुत ये मत सोचिए कि यही नियम है, यही फॉलो करना है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आपको वैसे तो तीनों सब्जेक्ट के सेक्शन कट ऑफ निकालने हैं, बट 2 को पकड़ के चलिए, और खास करके उन सब्जेक्ट्स को, उन विषय को जिसमें आपका दिलचस्पी हो, आप इंटरेस्ट हो, तो आप अच्छा कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, कुछ बातें और प्रीलिम्स के बारे में बताइए। जैसे लेट सपोज इंग्लिश तो है कि बच्चा 10वीं तक बच्चा ने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो वो अवगत है कि ऐसा होता है इंग्लिश में कुछ। मैथ्स की भी बात करें तो फिर बच्चे ने 10वीं तक की तो पढ़ाई की ही की है। यस सर। बट रीजनिंग ऐसा है कि बच्चे ने कभी नहीं पढ़ी। रीजनिंग को वैसे स्यूडो सब्जेक्ट भी कहते हैं, हिडन सब्जेक्ट है, कभी नहीं पढ़ा। बट सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, जो अमूमन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो शुरुआती, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, समय के साथ बनने लगेंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि आजकल जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं,
12-15 लाइन से छोटा कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है, तो पहले तो एक डर ही आ जाता है कि 15 लाइन का निचोड़ हमें एक टेबल पे या सर्कल पे डालना है। तो क्या ये बातें ठीक हैं या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी बच्चे अपनाएं, या फिर कुछ आपने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनाया? मेरी सर स्ट्रैटेजी ये थी कि एक बार पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस था उसको अच्छे से कवर किया, सब कुछ देखा उसमें एक एक टॉपिक के बारे में। फिर अपने आप को देखा कि मेरे को कौन से टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से आता है, कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। जो वीक है उन पे थोड़ा सा वर्क किया, और जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जैसे सिलॉजिज्म का टॉपिक है उसको बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं, लेकिन वो छोड़ दिया कि चलो 50 नहीं 45 में अपने को स्कोर करना है, क्योंकि 5 के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है मेरे और जो आते हैं 5 क्वेश्चन वो छूट जाएं, क्योंकि 40 मिनट का केवल टाइम रहता है। तो जो अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने कि मैं कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कर सकता हूँ। उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जान पाएंगे कि आपके कौन से जो टॉपिक हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। जैसे इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, उसमें क्या है कि 30 सेकंड के अंदर आप 1 मार्क आराम से ले सकते हो, और 4 से 5 क्वेश्चन वो आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है। पजल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बॉक्स वाली पजल्स हैं, या फिर जिसमें हाँ अलग अलग तरीके की पजल हैं। सारी पजल्स को 5-5 पजल आराम से सॉल्व करिए, फिर देखिए कौन सी पजल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो एग्जाम में फिर वो पजल्स आएंगी, फिर आपको देखना है कि ये वाली पजल मुझे अच्छे से आती है, तो उसी पजल को सबसे पहले करना है। इस तरीके से अच्छे मार्क्स रीजनिंग में भी लिए जा सकते हैं। तो मतलब बच्चे को शुरुआत बेसिक क्वेश्चन से करना चाहिए। Yes, क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को ना, कि बच्चा जैसे लेट्स सपोज 26 में कोई कैंडिडेट अपीयर हो रहा है तो 25 के क्वेश्चन बना रहा है। अच्छा। और मेरा सिंपल सा सुझाव है कि आप 25 के अभी आईबीपीएस के क्वेश्चन से शुरू ही मत कीजिए। Yes, अभी आप 3 लाइन 4 लाइन वाले क्वेश्चन से, जो बेसिक क्वेश्चन, जो जैसे कभी एसएससी रेलवे बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, यस सर, तो बच्चे को शुरू वहां से करना चाहिए और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। Yes, तुरंत sir. कूद नहीं जाना है कि मैं आज ये 15 लाइन का पजल बना दूंगा, ये मुश्किल है। एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना है, फिर उसको धीरे धीरे लेवल को अपने बढ़ाते जाना है। और ये मैम बहुत अच्छी बात बोली, और मैं खास करके मैं जोर दे के बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि सिलेबस है, ठीक है, आप बिल्कुल पूरा सिलेबस समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए, बट जब आप एक बार सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें सिलॉक्स नहीं समझ में आता है, ठीक है, अब मैं बीइंग ए टीचर बोल दूंगा अरे इजी है, मेरे लिए इजी है, जरूरी नहीं है जो मेरे लिए आसान है मुश्किल है वो उनके लिए भी होगा। तो आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति को खुद से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। जैसे मैं अपने आप को सबसे अच्छा जान सकता हूं, आप मेरे बारे में नहीं जान सकते। तो आप सिलेक्शन बनाइए कि जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, कौन से को आपको करना है, किसको नहीं करना है। यस सर, स्किप करना भी एक आर्ट है और वो आना बहुत जरूरी है। यस सर। प्रीलिम्स में सर ऐसा है कि 40 मिनट है, 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ भी अच्छे से देखनी कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर उन पे टाइम वेस्ट कर दिया तो जो आते हैं फिर वो भी आपसे हो नहीं पाएंगे। तो ये भी चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी है वहाँ पर एग्जाम में। राइट। और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ही हो सकती है। अब जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आईबीपीएस जिन एग्जामिनेशंस को लेता है, और मैं बार बार आईबीपीएस इसलिए कह रहा हूँ, एएफओ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे एएफओ का फॉर्म भर रहे हैं, एसओ, Yes, sir. वो पीओ भी भर रहे हैं, क्लर्क भी भर रहे हैं, आरआर भी भर रहे हैं। यस सर, तो मुझे लगता है कि बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो उसको उन एग्जामिनेशंस में भी अपीयर होना चाहिए अगर उसकी दिलचस्पी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वहां पे डीआई एक अहम भूमिका प्ले करता है, Yes, डाटा sir. इंटरप्रिटेशन। तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? डीआई के लिए सर बेसिक्स थोड़े से मजबूत होने चाहिए। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, 3 से 4 डीआई आती हैं, जिनमें से 2 डीआई हो सकती है किसी फॉर्मूला बेस्ड हो, या प्रॉफिट लॉस पे हो, टाइम और वर्क पे हो, लेकिन 2 ऐसी आती हैं सिंपल चार्ट बना होता है या पाई चार्ट बना होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला लगा के आराम से हो सकती है वो डीआई। मतलब पहले बच्चे को जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ उसका, जैसे परसेंटेज है, Yes, sir. रेशियो है, तो पहले बच्चे को इन टॉपिक्स को क्लियर करना Yes, चाहिए, sir. फिर डीआई पे जंप करना चाहिए। Yes, sir. मैं बार बार इन बातों को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बच्चा तो ये देखता है, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट पजल 15 से 20 नंबर सब कुछ छोड़ के वो वहां से बनाना शुरू करता है। जी सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 से 20 नंबर डाटा इंटरप्रिटेशन। अब वो मैथ्स के टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा है, और बिना परसेंटेज और रेशियो के आप डीआई बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। वो Yes, sir. बेसिक समझ होनी चाहिए। तो पहले आप लोग ध्यान से सुनिए कि पहले आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है और फिर जाकर के आपको वो मेजर सेक्शंस पे जंप करना है। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर जैसे रीजनिंग में इनइक्वालिटीज है, 30-35 सेकंड 40 सेकंड में आप 4 नंबर 5 नंबर ले आते हैं बिना पेन के।
वैसे ही मैथ्स में सेक्शन है इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, उसके भी फिक्स ट्रिक हैं, फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उतना सीख लिया तो 4 से 5 नंबर वहां आराम से से आ आ जाएंगे। सकते हैं। फिर बाकी सेक्शंस पढ़िए और फिर डीआई पे जंप। फिर डीआई पे जंप करिए। जी सर। और इंग्लिश का कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन, मतलब कोई बच्चा बहुत कमजोर है, क्योंकि ज्यादातर होते ही हैं इंग्लिश में, परेशान ही होते हैं बच्चे। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन है जो काफी इजी देखने को मिलते हैं, जैसे मैच द कॉलम है, जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी हो सकते हैं कि एक टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, एक सेंटेंस दूसरे कॉलम में दे रखा है, 3 इधर दिए 3 उधर दिए, आराम से उनको तीनों को पढ़ना है और फिर उनको मैच करके देखना है कि कौन सी लाइन किससे मैच हो सकती है। और कभी कभी ऑप्शंस जो होते हैं वो इस तरीके से सेट किए होते हैं कि अगर एक ऑप्शन भी आपने पकड़ लिया तो आपको आंसर मिल जाता है। बाकी जो फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी जनरल अंडरस्टैंडिंग, और सबसे जो मेन चीज़ है वो रीडिंग की है, क्योंकि रीडिंग अगर आती होगी, जैसे मान लीजिए मैंने किसी कैंडिडेट ने पिछले 1 साल से वो रीडिंग कर रहा है अच्छे से, द हिंदू या कोई और भी बुक हो गई या किसी भी चीज़ से, फिर वहां पे उसने वो सेंटेंस देखा जिसमें से एरर आपको फाइंड करनी होती है, तो आपको वो जो पूरी लाइन पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि इसमें ये एरर है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज लगेगी कि नहीं कुछ तो एरर है इसमें, सही आप भले ना कर पाओ, तो वहां पे आंसर तो आपका टिक हो जाएगा। सही बात है। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा समझ, जैसे मैं कहूँ आई ईटिंग मैंगो, तो ये गलत हो गया ना, मतलब बोलने में भी गलत लग रहा है, आई एम ईटिंग लगाना पड़ेगा। और जैसे इंग्लिश की थोड़ी सी और हम बात करेंगे, इसलिए हम ज्यादा जोर डाल रहे हैं क्योंकि हम परेशान होते हैं और सेक्शनल कट ऑफ निकालना तो है। तो जो मैं बातें कंक्लूड कर पा रहा हूँ आपकी बातों से कि इंग्लिश एक तो समझ पे करना है जी, और सुनी सुनाई बात नहीं है। जैसे ओवरऑल अगर हम प्री की बात करें, जैसे आपने रीजनिंग के बारे में भी अच्छा एलैबोरेट किया, क्वांट और इंग्लिश के बारे में, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को पहले थॉरोली एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। क्लास आप यूट्यूब पेड क्लास, वो आपकी मर्जी है, जैसी उपलब्धि आपकी। उसके बाद फिर आप सिलेक्शन कीजिए कि ये पार्ट मेरे लिए आसान है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ये पार्ट मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं ही कर पा रहा हूँ। तो अगर इतना भी करेंगे तो प्री का हिस्सा हम क्लियर कर सकते हैं। आराम से। कुछ सोर्स के बारे में हमें बताएंगे, जैसे लेट सपोज कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो एक तो बहुत सारी जगहों पे पेड क्लासेस हैं, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं। लेट सपोज कोई बच्चा वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे? हर कोई तो सर पेड क्लासेस नहीं ले सकता है, तो उसके लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल्स काफ़ी हैं जो प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरीके से वो यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकता है। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स हैं, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों तरीके से प्रैक्टिस शीट वहाँ पे आपको मिल सकती है, तो वहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकता है। चलिए बढ़िया। हम लोग भी अपने एग्रीकल्चर वाला के चैनल पे सेशंस लाते रहते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। बिल्कुल। तो अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेसिकली प्री आपका सब्जेक्ट है, इन्होंने प्री में पढ़ा है, हमने तो मोस्टली एग्रीकल्चर पे काम किया, एग्रीकल्चर के बारे में ही पता है। तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे बच्चे अगर सिलेबस पे देख लेते हैं ना, तो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे सारी क्लैरिटी मिल गई कि अगर पढ़ना है, अगर मुझे भी किसी को गाइड करना होगा कि पहले ये पढ़ो, तो पूरा एक रोड मैप मिल गया कि कहाँ से कहाँ को जाना है, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है। चलिए, तो अभी हमने प्री की तो बात कर ली, अब थोड़ा सा मेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, उनका तो मेन सब्जेक्ट ही आपका मेंस का जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज का है। यस मैम। और यही सब्जेक्ट है जो आपको आगे जाके आपकी एक सिलेक्शन भी करवाता है। तो एग्रीकल्चर को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि बच्चे तो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, फिर भी मेंस में रह जाते हैं, उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना उनको स्कोर करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो क्या अप्रोच हमारी एग्रीकल्चर के लिए होनी चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए मैम जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। बाकी जो ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं उनको अपना एफओ का जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख लें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से एनालाइज कर लें कि कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट का कम है, और किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से ज़्यादा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं वो तैयार कर सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे ही। और रिसोर्सेज जो है काफ़ी कम होने चाहिए और काफ़ी ऑथेंटिक होने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी सारा डाटा भी है, तो किसी बुक में कुछ दे सकते हैं, किसी में कुछ, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, जैसे पीआईबी हो गया, एग्रीटेक पोर्टल है टीएनयू का, वहाँ के जो सोर्सेज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे फिशरीज का, फॉरेस्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री का मैंने अपने कंबाइंड नोट्स बनाए थे टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल से। ओके। तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे नोट्स प्रिपरेशन भी बच्चे करते हैं, जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो बुक में लिखा है, जो नोट्स में लिखा है, डिटो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपने अपने नोट्स कैसे बनाए थे? मेरे जो नोट्स थे काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो चीज़ें आती है, जो याद है, तो उनको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि वो तो पता ही है।
तो जो अलग से जो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं पता है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में लिखना है। ये नहीं कि पूरी लाइन दी है तो पैराग्राफ पूरा का पूरा उतार दिया। जो एग्जाम रिलेटेड है केवल उतना अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके तो जो मेंस का रिवीजन है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर जब हुआ तो पेपर से कितने दिन पहले आपने जैसे रिवीजन कितनी बार किया, मल्टीपल रिवीजन्स किए, किस तरह से किया अपना रिवीजन मैम मैंने नोट्स अपने इस तरीके से प्रिपेयर किए थे, उनको एक बार अंडरलाइन किया था और एक बार हाईलाइट किया था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही छोड़ दी, जैसे पता है कि अगर गेहूं की फैमिली पोएसी है तो उसको बार बार याद करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और अंडरलाइन चीज़ अलग की थी और जो हाईलाइट किया था वो अलग। तो पहले हाईलाइट वाली मेरी चीज़ें ऐसी थी कि वो ज़्यादा थी तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता था पढ़ने में। और जो अंडरलाइन वाली चीज़ें थी, मेरी जो बुक्स थे, मेरे नोट्स थे, वो काफ़ी शॉर्ट थे। मतलब एक दिन में अगर पढ़ना चाहें तो 4-5 सब्जेक्ट आराम से वो पढ़ सकते थे। तो अपने नोट्स जब हम बनाते हैं तो हमको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करें कि जब एग्जाम का टाइम पास में आ जाए तो कम समय में ज़्यादा हम लोग चीज़ें पढ़ सकें। ओके तो आपने डिफरेंशिएट बड़े अच्छे तरीके से किया था, जैसे अपना तरीका निकाल लिया था कि बार बार लिखने से बेटर है कि एक ही जगह पे एक ही जो मेरा एक सोर्स है उसी जी। पे मैं मल्टीपल रिवीजन्स दूं और वहीं पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी मेंशन कर दूं और जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसे भी मेंशन कर दूं। जी। ये बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे जब आपका पेपर आने वाला था, मेंस का पेपर आने वाला था, उससे पहले जो आपने अपनी तैयारी की थी, जैसे कि आपने अपने मेंस के नोट्स को पढ़ा होगा, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस या कुछ वैसा भी किया था? हाँ, पीवाईक्यू एनालिसिस तो काफ़ी जरूरी। पीवाईक्यू के मैंने प्रिंट निकाल लिए थे। अच्छा। तो उनको अच्छे से थॉरोली देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉर्टिकल्चर हम ले लें तो उसमें हमें देखना है कि कौन सी जो क्वेश्चन से किस तरीके से आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। वैरायटी पूछ रहा है तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल से आ रही है कि उससे फ्लोरिकल्चर से आ रही है या फिर पोमोलॉजी से आ रही है। और वैरायटी भी अगर कोई आ रही है तो हाईलाइटेड आ रही है या ज़्यादा डीप में जाके वैरायटी आ रही है। अगर हाईलाइटेड ही आ रही है तो ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो नई नई वैरायटी निकल रही है या बहुत ही डीप में वैरायटी, क्योंकि वैरायटी तो बहुत सारी अनगिनत वैरायटीज़ हैं। या जो कॉन्सेप्ट है जैसे राइजोम क्या होता है, कॉर्म क्या हो रहा है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो उसके अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले सारे। उसमें डिफिनीशंस अलग लिखे हुए थे हॉर्टिकल्चर के। एग्रोनॉमी की टर्मिनोलॉजी वो अलग लिखी हुई थी। और जो फैक्ट है, फैक्ट की मैंने एक अलग से डायरी बना ली थी, जो फैक्ट एकदम टिप्स पे होने चाहिए। जैसे सलाइन सॉइल का पीएच क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग नोट्स बना रखे थे। तो रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल, तो अगर आपके नोट्स प्रॉपर होंगे तो आपको जो सिलेक्शन में वो काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से होगा अपने नोट्स में। यस मैम। चलिए, तो मेंस की तो हमने अच्छी खासी बात कर ली। अब इंटरव्यू के लिए जैसे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि इंटरव्यू पैनल होगा, कैसे हम फेस करेंगे, क्या होगा। पहली बार में जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, आपको क्या, जैसे जब आप अंदर गए थे तो क्या सिनेरियो था, क्या देख के आप नर्वस हुए थे या फिर कॉन्फिडेंट थे, क्या लगा था वहां पे जाके? पहली बार मैम जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट पैनल था, पैनल नंबर 1 लखनऊ में। तो सुबह सुबह रिपोर्टिंग होती है, 8 बजे रिपोर्टिंग थी, लेकिन लेट हो गया। मेरा नंबर बाद में आया 1 बजे। तो सुबह से खाली बैठे तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अंदर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग करना है। और मेरा इंटरव्यू हुआ जाके लगभग 2 बजे। तो जैसे मैंने एंट्री की तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग सर कह दिया। तो सर ने कहा बैठिए, लंच हो गया? तो मैंने कहा हाँ सर हो गया। कह रहे फिर तो गुड आफ्टरनून हो जाना चाहिए। तो वो वहीं पे शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, तो एकदम से नर्वसनेस फील होने लगी। लेकिन पैनल काफ़ी हेल्पिंग रहता है, वो आराम से आपको शांत कराएंगे, आपका नाम पूछेंगे, कहाँ से रहने वाले हो। ये नहीं कि जाते जाते क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, वो आपको एकदम कंफर्टेबल महसूस कराएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन चालू होते हैं वहाँ पे। तो ओके, तो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे? मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हुआ था। पैनल पे डिपेंड करता है कि इंट्रोडक्शन वो कैंडिडेट से खुद ही लेते हैं। उनके पास जो बायोडाटा है, हमारा जो फॉर्म फिल करते हैं, वो उनके पास पहले से ही रहता है। तो उन्हीं में से चीज़ पूछ सकते हैं कि आपका ये नाम है, तो अपना नाम बता देना है, जैसे जो भी वो पूछते जाएं। बाकी वो क्वेश्चंस पहले शुरू कर देते हैं। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने क्वेश्चंस पूछना ही शुरू किया था। आप कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पूछा, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा, क्योंकि यूपी में काफ़ी फेमस है वो यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी वैरायटीज़ वहाँ से निकली हुई हैं। और जैसा मेरा नाम है आयुष्मान मिश्रा, तो मेरे नाम पे चलने वाली एक स्कीम है, तो कह रहे उस स्कीम के बारे में आप बताइए। और अच्छा। दोनों बार मैंने इंटरव्यू दिया, ये क्वेश्चन सेम रहा है और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर किया। तो इसीलिए इंटरव्यू में अपने बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो आपको मतलब सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने एरिया की अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कीम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो आपने जैसे मेंस में थ्योरी वगैरह पढ़ी थी वो तो उन्होंने पहले नॉलेज आपकी चेक कर ली है, नॉलेज तो टेस्ट हो मेंस चुकी के है, टेस्ट यस में मैम। चेक कर लिया है। अब ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी, ये सारी चीजें वो आपके उसमें जज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जनरली बोलते हैं कि इंटरव्यू में आपके बैंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बैंकिंग का एक्सपीरियंस मैम मेरा सही था। रेपो रेट वगैरह का पूछा था,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पूछा था कहाँ पर है और ये इसका काम क्या है। जैसे जो एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, जो एग्जाम्स हैं JIB हो गया, CIB हो गया, तो वो ये कंडक्ट कराता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, बैंकिंग के 2 ही 3 क्वेश्चंस थे। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो हमने डिस्कस कर लिया सर, अब सेकंड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। लाइफ एट AFO कैसा है, मतलब लाइफ एज एन AFO, बैंकिंग की ये नौकरी कैसी है, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं, वही है जो आपने सोचा था ज्वाइन करने से पहले? जैसा सोचा था उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं तब एक एस्पिरेंट रहते हैं, तो पता नहीं होता है कि कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कौन सी बैंक होगी, कैसे लोग मिलेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, पिछले 6 महीने हो गए हैं। काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, अच्छे अच्छे लोग मिले हैं वहाँ पर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। एक अच्छी खास बात यह है, जैसे मैं यूपी का हूँ तो पंजाब में पोस्टिंग हुई तो एक नई लैंग्वेज सीखने को मिली वहाँ पर। अभी तक क्या है, जो फॉर्म फिल किया उसमें वो भरवाते हैं ना, रीड राइट और स्पीक, तो हिंदी और इंग्लिश ही टिक करते थे, तो अब ये हो गया कि पंजाबी भी कर सकते हैं, क्योंकि पंजाबी में वहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में पंजाबी पढ़ना भी आ गया है, बोलना भी आ गया है, और सुनने में अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो एक नई चीज सीखने को मिली वहाँ पर। बढ़िया है। और पंजाब का खान पान भी अच्छा है। पंजाब का खान पान भी बढ़िया है। तो मैम कुछ बातों पे निचोड़ ये मैं समझा ना कि इन्होंने एफर्ट बहुत लगाया है, बहुत, क्योंकि सिर्फ महज क्लासेस आप कर रहे हैं उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे नोट्स, कितना अच्छा तरीका कि एक अंडरलाइन किया, एक हाईलाइट किया। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कैंडिडेट को सेल्फ हैंड रिटन नोट्स पे जाना चाहिए। वैसे तो आजकल हर इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको टेलीग्राम पे नोट्स दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे नोट्स दे रहे हैं, क्लास के नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। बट जब तक आप सेल्फ हैंड रिटन नोट्स पे नहीं आए, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कौन सी बात आपने किस तरीके से लिखी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको कंसाइज करके लिखा है, कभी एलैबोरेट करके लिखा है, जो बातें। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोला कि जो मुझे पता है मैं क्यों लिखूंगा। बिल्कुल। तो उससे मेरा नोट्स, जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक दिन में मैं 5 सब्जेक्ट कवर कर सकता हूँ, मेरा नोट्स इस लेवल का बना हुआ है। तो इन बातों पे मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्पिरेंट को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जी मैम, कि अगर आप रिवीजन करने बैठोगे और लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो महीने बहुत सारे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से नोट्स बनाए, हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि आपके नोट्स कितने कंसाइज होंगे और कितने परफेक्ट तरीके से आपने उसको कितने प्रिसीजन के साथ बनाया होगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। दूसरा सर, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इन्होंने कहा हमने एनालिसिस जो किया है, जैसे बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, कोई क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस का एनालिसिस करने लग जाते हैं कि ये आंसर क्यों सही नहीं है और इसकी जगह क्या आना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक और एनालिसिस किया है कि जो आपके पेपर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक में भी कहाँ से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आया है, कि अगर वेजिटेबल की कोई अगर वैरायटी आई है तो वो सुपरफिशियल आई है या वो इन डेप्थ आई है। तो ये जो तरीका है एनालिसिस का ना, बहुत बढ़िया तरीके का एनालिसिस इन्होंने किया है, जिससे इनको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली है कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति को बुरा लग जाता है, कभी कभी ऐसा भाव आ ही जाता है कि वी आर गुड एट नथिंग। तो शायद आपके साथ भी आया होगा। तो फिर दूसरे अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पहली बार क्या, दूसरी बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अब तीसरी बार दें या नहीं दें। तो क्या आपके मन में ख्याल आया कि AFO मींस IBPS का एग्जाम छोड़ के कुछ और देना शुरू करते हैं, या आपका मतलब कैसे ये डिसीजन हुआ कि दोबारा ये देते हैं? तो सर, पहला जो अटेम्प्ट था उसका 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, 62 कट ऑफ थी, मेरे 59 या 58 नंबर थे, 2-3 नंबर से रह गया था। तो उस दिन तो काफ़ी ख़राब लगा कि अगर हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, पहले अटेम्प्ट में निकल जाता। लेकिन फिर देखा कि ऑप्शन क्या है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, वो भी छोड़ दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन यही बचता है कि दोबारा उसको तैयारी करनी है और अच्छे से कमियों को देखना है, कहाँ पे कमी रह गई उसको अच्छे से सुधार करना है। तो फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसी वक्त 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 10 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन आया यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज का। उसमें DHO, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऐसी पोस्ट थी यूपी में। तो दोनों की फिर मैंने साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। उसका जो प्रीलिम्स था वो एग्रीकल्चर के MCQs थे और जो मेंस था वो रिटन एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव। तो दोनों को अच्छे से साथ में प्रिपेयर करना फिर चालू किया। एक चीज़ और है कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी एक बार बन गई, मोटिवेशन क्या है आपका कभी कभी काम आ सकता है, रोज रोज कोई मोटिवेट नहीं रह सकता कि सुबह उठ के फिर मोटिवेट हो लिए फिर वो पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी, एक रूटीन बनाना काफी जरूरी है अपनी लाइफ में, कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, फिर ये पूरे दिन का शेड्यूल एक दिन पहले तैयार कर लेना कि अगले दिन मुझे क्या करना है। एक बार कंसिस्टेंसी बन गई तो फिर आराम से प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती कि डिमोटिवेशन फील हो, इस तरीके से कुछ नहीं होता है फिर।
तो आपने इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कोई टाइम टेबल पर्टिकुलर बनाया था, या फिर आप रोज का रोज डिसाइड करते थे कि आज इस सब्जेक्ट में आज मैं ये कवर करूंगा, या कोई ओवरव्यू लिया था कुछ वैसा? मैंने एक डायरी मैम प्रिपेयर की थी जिसमें मेरे टारगेट रहते थे, प्रीलिम्स के टारगेट अलग, मेंस के अलग। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स के भी टारगेट रहते थे कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में केवल आज एक मॉक देना है प्रीलिम्स का। मेंस के मैंने अपने सब्जेक्ट तैयार कर लिए थे कि एक हफ्ते में एग्रोनॉमी खत्म करना है, अगले हफ्ते में ऐसा करना है, और डेली का बना लिया था कि सुबह मुझे जाके ऐसे ये चीज पढ़नी है पहले, फिर लंच के बाद कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना है, और डेली के टारगेट अब कंप्लीट होते हैं तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है कि आज मैंने इतना कर लिया। और एक चीज ये कि पता चलता रहता है कि मेरा कितना सिलेबस पूरा हो गया है और कितना मुझे और करने को बाकी है। ओके, तो आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जैसे आपने अभी लंच की बात भी की, इवनिंग की बात भी की, मॉर्निंग भी, तो ऐसा लग रहा है कि आपने 3 स्लॉट्स तो डेफिनेटली रखे ही थे। यस मैम, मेरा शेड्यूल ऐसा था कि सुबह उठ के 4 बजे उठना हो जाता था घर पे, तो 4 से 6 मेरी एक वहां पे हो जाता था। फिर सुबह फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो लगभग 7 बजे 7:30 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। फिर 12 बजे 7 से 12 तक एक शिफ्ट चलती थी, उसके बीच में थोड़ा गैप भी हो जाता था, लाइब्रेरी में दोस्त हैं बीच में निकल के बातें कर ली या कुछ चाय नाश्ता हो गया। फिर 12 से 2 मेरा लंच था, घर आके फिर लंच किया। फिर 2 बजे के बाद से लेके शाम के 5 बजे तक का एक पूरा स्लॉट था। फिर 5 से 6 बैडमिंटन खेलना, वो फिक्स था मेरा, 5 से 6 1 घंटा। फिर 6 से 8 एक दूसरा स्लॉट था, बस इतना था पूरे दिन का। और उसको इस तरीके से कर रखा था, जैसे लंच के बाद क्या है, नींद आने लगती है काफी, तो अगर बुक पढ़ने बैठेंगे थ्योरी वगैरह तो नींद आती थी, तो उसको जो 2 से 5 का मेरा था, वहां पे मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाना था। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर लगाने बैठेंगे तो क्या है, माइंड हमारा बिजी रहेगा, तो वो नींद भी नहीं आएगी और टाइम भी हमारा यूटिलाइज हो जाएगा इस तरीके से। ये बहुत बढ़िया चीज है वैसे। और बैडमिंटन का टाइम मुझे सबसे अच्छा लगा। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई की जब तैयारी करते हैं ना, तो बिल्कुल बुक्स के अंदर ही चले जाते हैं। Yes, ma'am. और बाहर नहीं निकलते, ना अपने लिए टाइम निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए, ना स्पोर्ट्स के लिए। पूरे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लेंगे, अपने दोस्तों से कट ऑफ कर लेंगे। लेकिन आपने वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया उस टाइम पे, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करता है उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि तैयारी बिल्कुल, कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होना भी बहुत जरूरी है। जी। सो लाइक आपने जो बातें बताई, नो डाउट बहुत अच्छी बातें हैं। एक तो जैसे मोटिवेशन पे, अभी यूट्यूब के दौर पे ना, मतलब हम लोग इस समय जी रहे हैं ना जब सूचना इतनी ज्यादा फ्लो है, यस सर। मतलब हर चीज में इंफॉर्मेशन है। मतलब वो एक कहावत है ना, बिना फीस के वकील। तो पहले वो गांव के चौक चौराहे पे मिलते थे, आज यूट्यूब पे मिल रहे हैं हम, जी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। तो कोई भी व्यक्ति आकर के ना वो आग लगा के चला जाता है, आप ये कर सकते हो, आप मोटिवेट हो गए, आप हवा के गुब्बारे की तरह उड़ रहे हैं। बट बहुत अच्छी बात है कि वो लंबे समय तक आप नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी इज द कोर, आपको उस पर काम करना होगा। यस सर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बीइंग कंसिस्टेंट जो होगा, अगर आप कंसिस्टेंट है तो ये निश्चित है कि आप बोर्ड होंगे। बस उसी बोर्डिंग फेज को आपको निकालना है। जैसे फौज के लोग हैं, डेली 5 बजे उठ के परेड करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें पता है, वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो उनका रूटीन है, कंसिस्टेंसी है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो उनकी डिसिप्लिन है, ड्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, रूटीन है, वही किसी ना किसी दिन उनकी जान बचाएगा। जिस दिन जंग हो जाएगा वो आदत ही उनको जान बचा के लेके जाएगा। तो मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि आगे का क्या आपका इरादा है? मतलब अब सेटल करना है कि बस IBPS या FO हो गया, अब यही मन लगने लगा है, या आगे का भी कुछ आप सोच रहे हैं? लेट्स सपोज मास्टर्स करने का, या और पढ़ाई करने का, या कुछ और नौकरी का, ऐसा कुछ प्लान है आपका? अभी सर सोच रहे हैं, अभी तो एग्जाम्स भी मेरे चल रहे हैं, जैसे जो UPPSC एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्जाम दिया था, तो मेंस मैंने लिखा है, उसका रिजल्ट आना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है उसकी, अगर हो जाता है तो बढ़िया है। और मास्टर्स करने का भी मेरा प्लान है, अभी सोच रहा हूँ कि MBA करना है या MSc में आगे कंटिन्यू करना है, तो देखते हैं अभी आगे क्या है फिर। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट आपको। और अभी जितने भी बच्चे तैयारी करें एग्रीकल्चर एग्जाम्स की, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज मैम यही है कि जो IBPS AFO या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसका पहले अच्छे से सिलेबस तैयार करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम आया, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, अपना एक टारगेट सेट कर लेना है पर्टिकुलर एग्जाम का। एग्रीकल्चर के जो एग्जाम्स हैं, एग्रीकल्चर तो आना ही आना है, तो एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस करें, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं। नोट्स खुद बनाएंगे तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि उनको अच्छे से पता रहेगा कि मैंने कितना प्रिपेयर कर लिया है, कौन सी चीजें अपने आप से लिखी रहेंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। बाकी मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहें, अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, और आपने जो एस्पिरेंट्स हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा गाइड किया। आप नो डाउट आपने बहुत वैल्यूएबल बातें कही हैं,
और ऐसी बातें जो कहीं से भी ऐसा नहीं था, जिसमें एक आजकल वर्ड बहुत फेमस है ना, हवाबाजी वाली बात। बिल्कुल। क्योंकि लोग सेलेक्ट हो जाने के बाद ये भी कहते नहीं हमने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ऐसा ही क्या बस ऐसा कर लिया। बहुत रियल सी बातें थी, Yes. बहुत जेन्युइन सी बातें थी, क्योंकि हमें भी समझ में आता है कि बच्चा कितने समय के बाद सेलेक्ट होता है। टाइम पीरियड और ऐसा बहुत नहीं है, उनका योग नहीं है। इट्स लाइक कि आप कितना कंटेंट अपने पास स्टोर कर पाते हैं। ठीक Yes, है, sir. तो इसका बहुत अच्छे तरीके आपने बताए। आपको भविष्य के लिए, मतलब आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और सर हमारी तरफ से आपके लिए कुछ है भी, Thank you, वो हम ma'am. आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, थैंक यू सर। और आशा करते हैं कि आप भविष्य में और उन्नति करें और जो आप चाहते हैं, आपके मन की चीजें आपको मिले। थैंक यू सर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।